हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं आपकी सखी आपके लिए फिर आज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हम शुरुआत हेडिंग से करेंगे। आप हेडिंग से ही समझ सकते हो कि पूरी क्लास में आपको किस तरह की न्यूज़ मिलेगी। वैसे मैं ये बता दूं कि आने वाले 15 से 20 मिनट जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इस तरीके के फैसले लिए हैं जो आगे एग्ज़ाम में आपको पॉइंट वाइज देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में आपको इनसे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। पहले देखते हैं हम इंटरनेशनल ब्रिक्स देशों के मंत्री आज से जयपुर में 2 दिवसीय महामंथन करेंगे। ब्रिक्स ने संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया, औद्योगिक सहयोग के नए वैश्विक रोड मैप पर बनी सहमति। जयपुर में 3 चरणों में होगी ब्रिक्स समिट। पहले चरण में अर्थव्यवस्था, पर्यटन, एजेंट होगा मंथन। वहीं हम राष्ट्रीय देखते हैं न्यूज़। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर प्रणाली लागू नहीं हो सकती। मैं इस महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात कर रही हूँ। बहुत से बच्चों को यहाँ से रिलीफ मिला है। राज्यसभा में कांग्रेस के सचिव पद पर डांगी नियुक्त। 23,731 करोड़ की गोबर धन योजना में केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी दी है योजना को। वहीं देखते हैं हम राजस्थान से संबंधित अरावली पर भूविज्ञान, जल विज्ञान, जैव विविधता और क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर अध्ययन होगा। मांडलगढ़ किले की बदलेगी तस्वीर, प्रताप कॉरिडोर से जुड़ेगा, प्रताप की प्रतिमा भी लगेगी। अपना संकुल हरियालो अभियान शुरू। 62.88 लाख किसानों को मिला सुरक्षा कवच। BSF के ऑपरेशन ट्रेनिंग से हाईटेक होंगे बॉर्डर होमगार्ड। 117 दिन से चल रहा भैराना धाम बचाओ रिक्कू भगाओ आंदोलन समाप्त। OBC कमीशन ने CM को सौंपी रिपोर्ट। वहीं इकोनॉमिक से रिलेटेड अगले वित्त वर्ष प्रायोगिक तौर पर पॉलीमर नोट जारी। रिपो रेट स्थिर। होम और ऑटो लोन की EMI फिलहाल नहीं होगा इजाफा, जो है वही रहेंगी। सभी बैंकों में ब्याज दर तय करने के नियम समान होंगे। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, भारत का बेटा चला सितारों के बीच। अनिल मेनन स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतवंशी बने। भारत ने किया अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। खेल न्यूज़, जयपुर को 16 साल बाद राष्ट्रीय तैराकी का मेजबानी मिली है। 4 दिन में 156 पदक दांव पर होंगे। तो इसी के साथ ये हेडलाइन हमने कंप्लीट की है और हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत करेंगे क्लास की। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चन आगे तैयार करना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी कि यहाँ अगर आप एग्जाम दोगे तो ये इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली ही न्यूज़ की डिटेल से। अरावली पर भू विज्ञान, कैसा भू विज्ञान, जल विज्ञान, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर अध्ययन होगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अरावली को परिभाषित करने। किस लिए किया जा रहा है कि अरावली को परिभाषित किया जाएगा, क्या है अरावली। उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के प्रमुख अरावली जिलों का दौरा करेगी। भारतीय किसके द्वारा? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली ये समिति क्षेत्र की पारिस्थितिकी, भू विज्ञान, जल विज्ञान और जैव विविधता, खनन, भूमि उपयोग और सामाजिक आर्थिक पहलुओं का गहन अध्ययन करेगी। यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पर जोर दिया है कि पहली बात सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड उच्च स्तरीय समिति 7 से 10 अगस्त, थर्ड पॉइंट भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति, 4 पॉइंट पारिस्थितिकी, भू विज्ञान, जल विज्ञान, जैव विविधता, खनन, भूमि उपयोग और सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर आपसे गड़बड़ हो सकती है कि सामाजिक भी है और आर्थिक पहलू भी क्या है अरावली पर्वतमाला का, उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ आगे इसी समिति के द्वारा जो ये पूरी अध्ययन किया जाएगा, इसके लिए नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। वहीं नोडल अधिकारी में महावीर प्रसाद मीना को बनाया गया है और अतिरिक्त निदेशक BS सोडा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक TJ कविता को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अब यहाँ पर इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। वहीं हम देखेंगे कि जैसे हमारे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमने हमारी अरावली पर्वतमाला है उसको 3 भागों में बांट रखा है ना, इस तरीके से कहाँ पर इसका क्षेत्र फैलाव है, कहाँ ये खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। इसी तरीके से जो अरावली का ये अध्ययन किया जा रहा है, दौरे एवं जनसंवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको भी 3 भागों में बांटा है। जो पहला ही दौरा किया जाएगा वो 7 अगस्त को किया जाएगा, कोटपुतली, नीम का थाना, सरिस्का, अलवर द्वारा। तो आपको देखना है कि ये भाई आपने ये पहला पॉइंट ले लिया। 7 अगस्त को यहाँ पर मीटिंग चलेगी और कहाँ कहाँ? कोटपुतली, नीम का थाना और अलवर में। सेकंड मध्य भाग 8 अगस्त को है ना, यहाँ 7 अगस्त यहाँ 8 अगस्त। अब मध्य भाग में क्या आएगा? आप सभी ने याद किया कर रखा है कि मध्य भाग में जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र आएगा।
और फिर यहाँ जो लास्ट वाला भाग है, चाहे इसे आप फर्स्ट भी कहो चाहे लास्ट भी कहो, दोनों तरफ से ही है। तो जहाँ से अरावली की शुरुआत होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा अरावली का फैलाव है, राजसमंद और उदयपुर, यहाँ पर 9 से 10 अगस्त 2 दिन, क्योंकि यहाँ फैलाव ज़्यादा है, अरावली का क्षेत्र बड़ा है, तो इस तरीके से 3 पार्ट किए गए हैं, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 और 10 अगस्त। यहाँ पर पूरा अरावली का अध्ययन किया जाएगा इन जिलों में कि कहाँ पर क्या अरावली से संबंधित खनन में, भूविज्ञान में, जल विज्ञान में, सामाजिक और आर्थिक किस तरीके से अरावली यहाँ इफेक्ट करती हैं। वहीं नेक्स्ट चलेंगे, हमने पहला पॉइंट यहाँ क्लियर किया है, यहाँ इन पॉइंटों से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, हेडलाइन में ये कहा गया है, तो फिर आपके लिए वैसे ही ये महत्वपूर्ण है, तो इस पर फोकस आपको करना ही है। यहाँ क्या है, 4 से 6 पहलू दिए गए हैं, 6 पहलुओं पर रिसर्च और अध्ययन किया जाएगा। तो पहला ही क्या है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, है ना, क्या इसका पारिस्थितिकी से इस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है अरावली का, पर्यावरण, वृक्षारोपण, ग्रीन कवर, पारिस्थितिकी तंत्र, संरक्षण, वर्तमान स्थिति क्या है, भूविज्ञान और परिभाषा, अरावली की पहाड़ियों की भूगर्भिक संरचना, सीमाओं को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना, जल विज्ञान, भू स्तर, प्राकृतिक जल, कैचमेंट एरिया, इसका जल भराव क्षेत्र, जैव विविधता, अरावली क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों, वन्य जीवों, प्राकृतिक आवासों की स्थिति, खनन एवं भूमि उपयोग और सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको 6 पॉइंट हैं, इस तरीके से याद रखना है। इन 6 में से 4 आपके सामने हो सकते हैं, तीसरा कोई अलग पॉइंट डाला जा सकता है। मैं बार बार यहाँ फोकस कर रही हूँ, ये पॉइंट डालेंगे तो हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि बात यहाँ हो रही है अरावली के अध्ययन की और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ बच्चा अगर दिमाग से क्वेश्चन करेगा तो यहाँ गड़बड़ कर सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन ठीक लगा होगा। नेक्स्ट, मांडलगढ़ जो है उसे भी अब प्रताप कॉरिडोर में शामिल किया गया है और इस प्रताप कॉरिडोर में प्रताप की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि जो भी पंचगौरव उसमें मांडलगढ़ को शामिल किया गया है, उसके बाद से ही इस पर कार्य किया जा रहा है। तो पंचगौरव में शामिल किए जाने के बाद इसके व्यापक विकास की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार केवल डिजिटल पहचान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रताप कॉरिडोर के तहत विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। पंचगौरव क्या है, पंचगौरव वो है जहाँ राजस्थान के जो भी क्षेत्र हैं, अलग अलग जिले, उन वहाँ क्या महत्वपूर्ण, वहाँ का खान पान, वहाँ क्या फेमस है, इस तरीके से पंचगौरव के रूप में पूरे राजस्थान को केंद्रित किया गया है। सरकार की एक विशेष जिला बॉन्डिंग पहल है, जिसके तहत भीलवाड़ा जिले का एक पर्यटन स्थल के रूप में मांडलगढ़ किले को चुना गया है। इस योजना में मांडलगढ़ को चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी और उदयपुर जैसे प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के साथ जोड़ा जाएगा ना। यह याद रखना है कौन कौन से पर्यटन स्थल के साथ मांडलगढ़ को जोड़ा जा रहा है। भीलवाड़ा को, किले का जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास के लिए बड़ा बजट प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य मांडलगढ़ किले को राजस्थान के प्रमुख हेरिटेज पर्यटन केंद्रों में शामिल करना है। तो आपको इसका उद्देश्य पता चल गया है कि किस उद्देश्य से इस मांडलगढ़ को भी शामिल किया गया है प्रताप के कॉरिडोर में। यहाँ परिसर में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा, विकसित लॉन और पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है, ताकि देश विदेश के आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। तोपें, तालाब और महल बने आकर्षण। मांडलगढ़ किला अपनी विशाल प्राचीरों, ऐतिहासिक तोपों, सागरी तालाब, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल सकता है। कौन सा तालाब? सागर और सागरी तालाब, है ना। यहाँ इसीलिए मैंने फोकस किया कि न्यूज़ के साथ साथ ही कुछ ना कुछ आपको हिस्ट्री के भी पॉइंट मिल जाए, तो ये तालाब आप लिख सकते हो, सागरी तालाब। प्राचीन महलों और सामरिक महत्व के कारण पहले से ही ऐतिहासिक प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 62.58 लाख किसानों को मिला सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच की बात चल रही है, तो यहाँ किसानों की बात चल रही है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो दायरा है वो लगातार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 25 से 26 में प्रदेश ने देश में सर्वाधिक 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक फसली क्षेत्र बीमा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। योजना राज्य से 62,58,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये योजना नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल योजना है, उसी में मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा भी नेतृत्व किया जा रहा है। राजस्थान के किसानों को बहुत फायदा हुआ है, देश में सबसे बड़ा बीमा कवरेज किया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। नेक्स्ट इतना डिटेल में क्यों योजनाओं से है, तो योजना आप ऐसे भी पढ़ रहे हो, पॉइंट था इसलिए मैंने ये न्यूज़ ले ली यहाँ पर। अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान शुरू किया गया है। अब ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है? डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर में बुधवार को अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। यहाँ पेड़ और का नाम है ना, पौधा पेड़ जो भी है, इनका नाम आपको याद रखना है। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो
चंदन वन लगाए जा रहे हैं, चंदन वन 4 जगह लगाए जा रहे हैं। उनका शुभारंभ चंदन के पौधे से किया गया है भजनलाल द्वारा। कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा के पर्यावरण संरक्षण अभियान। कौन सा अभियान? एक पेड़ एक शिक्षक के तहत आयोजित हुआ है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर क्वेश्चन आप यहाँ देख लोगे, ये ठीक है, मान लिया बेलपत्र का पौधा लगाया सारा, अब यहाँ पर अभियान जो है, इस अभियान का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर अभियान का नाम है एक पेड़ एक शिक्षक अभियान। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जयपुर में 3 चरणों में होगी समिट। पहली आज से शुरुआत है। अर्थव्यवस्था पर्यटन के एजेंट होंगे तय। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 चरणों में हो रही है। तो पहला चरण क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला चरण आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था पर्यटन, इसकी नेक्स्ट न्यूज़ भी है, हम उसमें डिटेल से बात करेंगे। और एक और पॉइंट, कौन सा शिखर सम्मेलन है? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लहरिया थीम पर सजेगा पूरा शहर। 3 पॉइंट निकले हैं। 3 चरणों में होगी समिट, लहरिया थीम है, और कौन सा सम्मेलन? 18वां शिखर सम्मेलन। यहाँ पर तीनों चरण दे रखे हैं, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। 12 से 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस बार की थीम क्या है? आपको थीम भी याद रखनी है। बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपको थीम याद रखनी है। जयपुर में गुरुवार से 3 चरणों में होने वाली है बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। रामबाग पैलेस 6 से 7 को भारत के साथ 10 सदस्यीय वाणिज्य, उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। वीवीआईपी मेहमानों के लिए एयरपोर्ट में रामबाग पैलेस तक सड़कों को लहरिया थीम द्वारा सजाया गया है। ठीक है। प्रमुख जगह वर्टिकल गार्डन, पारंपरिक पेंटिंग, लहरिया प्रिंट वाले पर्दे से सजावट की गई है। तो आपको ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, उनका ध्यान रखना आपको कि थीम कौन सी है, लहरिया थीम है। सम्मेलन कौन सा है? 18वां सम्मेलन है। कितने सदस्य देश? 10 सदस्य देश प्लस भारत भी इसमें सम्मिलित है। चरण, पहले चरण 6 से 7 अगस्त को किसकी बैठक होगी? उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ। सेकंड पॉइंट, दूसरा चरण 12 से 13 अगस्त को होगा। इसमें ब्रिक्स के मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट, 19 से 20 अगस्त को ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें 21 और 22 अगस्त को 11 देशों के पर्यटन मंत्रियों का वैश्विक सम्मेलन होगा। इसके लिए आमेर और कुकस, ये आपको यहाँ भी फोकस करना है। शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को चुना गया है। मंत्रियों को प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज़ हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। 23.731 करोड़ का गोवर्धन योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। अब ये योजना क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा? स्वच्छ ऊर्जा, पहला ही पॉइंट। सबसे पहले इससे स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ाना इसका उद्देश्य है, और गैस का जो आयात भी कम होगा। जो किल्लत अभी चल रही है वैश्विक स्तर पर, हम जो विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण पिछले कुछ समय से काफ़ी ऊर्जा का संकट देखने को मिल रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर भी बढ़ेगा, क्योंकि गोवर्धन योजना है तो ग्रामीण क्षेत्र से ही इससे संबंधित बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट गुरुवार को गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना को मंजूरी दी है। करोड़ रुपए की आर्थिक मदद वाली इस योजना का उद्देश्य कृषि और जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैविक खाद में बदलकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। तो इतना सा ध्यान रखना है आपको कि ये योजना क्या है। ये योजना ऊर्जा से संबंधित है, जहाँ पर ग्रामीणों को भी यहाँ से रोजगार प्राप्त होगा और ऊर्जा का जो संकट है उसमें कमी आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सभी बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसलिए मैं कह रही थी कि पूरी क्लास में बने रहें, यहाँ से बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी। सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने किया विरोध, याचिका खारिज करने की मांग। टाइम आपको लगेगा कि न्यूज़ जो है लंबी होगी, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ जो फैसले इससे पहले दिए गए हैं, SC/ST आरक्षण में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। अब क्यों नहीं हो सकती? पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट ने कहा था कि अब SC/ST पर भी क्रीमी लेयर प्रणाली लागू होगी, ये हाईकोर्ट का आदेश था। उसके बाद अब सरकार ने वापस से इस न्यूज़ को उठाया है और तर्क के साथ उठाया है कि क्या कारण है जिस कारण से क्रीमी लेयर प्रणाली लागू नहीं होगी SC/ST पर। तो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पिछले जो फैसले दिए गए हैं, उन फैसलों में SC/ST या क्रीमी लेयर के लिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहला ही हम इंदिरा साहनी, ये बहुत ही चर्चित फैसला था 1992 का। ये फैसला कब है? 1992 में ये फैसला आया, और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके बाद ये पहला क्रीमी लेयर सिद्धांत यहाँ पर सामने आया था इसी में। सेकंड, चेन्नैया मामले में कहा EV चेन्नैया जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और आर्टिकल 3412 में इससे संबंधित बात कही गई कि किसी भी समुदाय को
अनुसूचित जाति में शामिल करना है या नहीं करना है, ये इसका जो फैसला करने वाला है वो संसद द्वारा किया जाएगा। तो चेन्नैया मामले में इस तरीके का फैसला दिया गया। वहीं नागराजन फैसला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस था और इस फैसले में भी ये कहा गया, ये 2026 में एक नागराजन बनाम भारत संघ द्वारा ये सरकार सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के संसद के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था ना। संसद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। अब देखो, कोर्ट का ही हर फैसला अलग है। वहीं अशोक ठाकुर मामला, इस सुप्रीम कोर्ट ने अशोक ठाकुर मामले में भी भारत संघ ऐतिहासिक फैसला, ये फैसला 10 अप्रैल और 2008 में, इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर लागू होगा और एससी एसटी पर नहीं। तो यहाँ पर भी तो फैसला दिया गया है कि एससी एसटी पर लागू नहीं होगा, है ना, ओबीसी पर ही होगा। लेकिन फिर पिछले कुछ समय में कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत जो है अब ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही फैसले दिए गए उन्हें भी साथ में सम्मिलित करते हुए कारण बताया है कि क्यों, किस कारण से एसटी और एससी पर क्रीमी लेयर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू नहीं हो सकती है। तो उनको देखेंगे हम। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है। यहाँ पर किस कारण, क्या वजह है जिस पर ये आधारित है, वो वजह ही बता दी सरकार ने कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है, केवल आर्थिक स्थिति पे नहीं। क्यों इन्हें दिया जा रहा है क्रीमी लेयर से छुटकारा? क्योंकि यह आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें इससे हटाया नहीं गया है। यहाँ आय के आधार पर सब कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पॉइंट, आरक्षण नीति में बदलाव करने का फैसला केवल संसद का है, अदालत का नहीं ना। इस तरीके के इन्होंने यहाँ तर्क और वितर्क हुए हैं और अभी ये लास्ट फैसला क्या होता है वो तो फैसला आएगा तब पता चलेगा। तब तक इस न्यूज़ को अच्छे से, यहाँ आई थिंक ये केस हमेशा बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, किससे संबंधित है, क्या फैसला दिया गया। तो मैंने इसीलिए इन चारों ही केस को आपके लिए डिटेल में बताया कि 1992 में इंदिरा साहनी पहला सिद्धांत था क्रीमी लेयर का ओबीसी के लिए। सेकंड, चेन्नैया वाला 341 से संबंधित है आर्टिकल से, और एससी की लिस्ट को समुदाय, यहाँ संसद की सर्वोच्चता बताई गई है। नागराजन फैसला 2006 में आया गया और यहाँ पर भी क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, नागराजन में कहा। और अशोक ठाकुर मामला 10 अप्रैल 2008 में आया और इसमें एससी एसटी को क्रीमी लेयर सिद्धांत से सिर्फ ओबीसी तक ही सीमित रखा। तो यहाँ अपने आप में ही विवाद है, कहीं कहा है ओबीसी के लिए सिद्धांत है, कहीं कहा गया है फैसला संसद लेगी, कहीं कहा गया है कि ये फैसला एससी एसटी पर भी लागू होगा और कहीं कहा गया है कि ये फैसला सिर्फ ओबीसी पर ही लागू होगा, ओबीसी तक ही सीमित है। तो नेक्स्ट, ज़्यादा लंबा हम न्यूज़ को नहीं करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक नियुक्त होंगे डांगी। इसमें इतना डिटेल कुछ बताना है नहीं, बस आपको याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी सदस्यीय दल के अध्यक्ष सचेतक बनाया गया। यहाँ हम, भारत ने किया अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि अग्नि 4 जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में। 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने, परमाणु हथियार साथ ले जाने में सक्षम है। ये परीक्षण इसका चल रहा था और इस परीक्षण में ये सफल हुई है। इसी के साथ आगे की न्यूज़ देखते हैं हम। अग्नि 4 एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल वह होती है जो प्रक्षेपण, मतलब उसे जब छोड़ दिया जाता है उसके बाद वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं और लंबी दूरी तक सटीक प्रहार कर सकती हैं। ठीक है, जैसे उसे छोड़ा जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगी। भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला देश की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं इसका प्रशिक्षण सितंबर 2024 में भी किया गया था और अग्नि 4 का परीक्षण किया गया। वहीं अप्रैल 2024 में इसकी नई पीढ़ी अग्नि प्राइम, है ना, ये अग्नि 4 है, उसकी नई पीढ़ी अग्नि प्राइम जो है उस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 15 जून को डीआरडीओ ने स्वदेश में, मतलब अपने इसी देश में विकसित लंबी दूरी की भूमि से लक्ष्य भेदने वाली क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमारे निकल के आए। सबसे पहला जो अग्नि 4 का परीक्षण हो रहा था कि ये परमाणु अपने साथ ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती है, उसमें ये सफल हुई। फिर हमने देखा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ देखा कि क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसका पहले भी परीक्षण किया गया है 2024 में। नेक्स्ट जो इसकी प्राइम, अग्नि प्राइम है, उसका परीक्षण, उड़ान परीक्षण किया गया। नेक्स्ट 15 जून को डीआरडीओ द्वारा जो स्वदेश, अपने ही देश में विकसित लंबी दूरी की भूमि से लक्ष्य भेदने वाली क्रूज मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का बेटा चला सितारों के बीच। अनिल मेनन स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतवंशी बने। यहाँ तीसरे की बात आई है तो आपको पहला और दूसरा भी नाम याद रखना है, सुनीता विलियम और राजा चोरी। अब ये स्पेस वॉक मून क्या है, इससे हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि
वह इस मिशन में स्टेशन की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नया हार्डवेयर लगाने का काम करेंगे। इसके बाद नए रोल आउट होने वाले सोलर पैनल लगाए जा सकेंगे। नए पैनल लगाए जाने के बाद ISS को पहले से अधिक बिजली मिल सकेगी, जो प्रयोगों व वैज्ञानिक उपकरणों को लंबे समय तक चलाने की मददगार होगी। तो ये इससे संबंधित न्यूज़ हैं, आपको याद रखने हैं। इन तीनों ही भारतवंशियों के नाम याद रखने हैं और ये स्पेस वॉक करने वाले हैं और उसमें उनका काम क्या होगा, तो ये पॉइंट हमने देखे हैं, ये इनका वर्क होगा। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। टॉप गन एक ऐसा परीक्षण है जो बहुत ही कठिन होता है, 20 सप्ताह तक ये चलता है और इसमें इन्होंने टॉप कर लिया है। तो ये भारत की भारतीय भावना कंठ जो टॉप गन बन चुकी है, इन्होंने ग्वालियर स्थित, कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित स्टैटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TACDE का प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स जो है इन्होंने पूरा कर लिया है और उसमें उपलब्धि हासिल की है। यह कोर्स वायुसेना के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल है। तो भावना कंठ का नाम आपको याद रखना है, भावना कंठ टॉप गन। अगले वित्त वर्ष में प्रायोगिक तौर पर पॉलीमर नोट होंगे जारी। प्लास्टिक की तरीके से नोट जो हैं 10 का और 20 का नोट अगले वित्त वर्ष मतलब अप्रैल में ये जारी हो सकते हैं। जब ये जारी होंगे तब इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। रेपो रेट, होम ऑटो लोन की किस्त नहीं बढ़ेगी। सब बैंकों में ब्याज दर करने के नियम एक जैसे होंगे। यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल रहे हैं, वो हमें देखना है। चौथी बार रेपो रेट 5.25 पर बरकरार। होम ऑटो फ्लोटिंग रेट वाले लोन EMI नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में रेपो रेट कितनी 0.25% कटौती की। बैंक ने कहा कि मौजूदा स्थितियों में ब्याज दरों में बदलाव की बजाय आर्थिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए मौद्रिक नीति का रुख भी न्यूट्रल रखा गया है। कारण भी इन्होंने बता दिया और उद्देश्य भी इन्होंने बता दिया और रेट अभी कितनी है वो भी इन्होंने बता दिया। RBI ने वित्त वर्ष क्या है 2027 के लिए GDP, यहाँ से GDP आपको ध्यान रखना है, अनुमान 6.6% से 6.7, 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है, जबकि खुदरा महंगाई का अनुमान 5.1 से 5.0 कम किया है। यहाँ पर दूसरी तिमाही में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 4 पॉइंट निकले हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। रेपो रेट कितनी है, बढ़ाई नहीं गई है, जितनी थी उतनी ही रखी है। 2025 में इसमें कमी की गई थी। GDP कितनी रखी गई है, इसका क्या अनुमान लगाया गया है वित्त वर्ष 2027। इस तरीके से आपको ये न्यूज़ कंप्लीट होती है आपकी। वहीं खेल से संबंधित जयपुर को 16 साल बाद राष्ट्रीय तैराकी का मेजबानी। 4 दिन में 156 पदक दाव पर। 16 साल बाद राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हो रही है जयपुर में और यहाँ पर 156 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 550 से अधिक तैराक 22 स्वर्ण सहित कुल 156 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे रोचक तथ्य पर। ये रोचक तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले RS प्री में पूछा जा चुका है। ये कहीं नोटबुक में नहीं मतलब गाइडों में नहीं था, लेकिन हमारी जो NCERT की बुक है, 10th की बुक है, उसका ये चैप्टर है। भारत माता की पहली बार जो तस्वीर बनाई गई वो अबींद्रनाथ द्वारा बनाई गई है। भारत माता की तस्वीर दे रखी है, उनके नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। अगर जिन बच्चों ने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा उनका ये क्वेश्चन राइट होगा। तो इसी को देखते हुए भारत माता जैसी कालजयी पेंटिंग रचकर भारतीय राष्ट्रवाद को इन्होंने सशक्त कलात्मक अभिव्यक्ति देने वाले अबींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में वर्तमान कोलकाता में हुआ था और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, इनके भाई के बेटे थे। कला, पाश्चात्य प्रभाव, अलग पहचान दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। मुगल, राजपूत, अजंता शैली प्रेरित उनकी चित्रकला भारतीय परंपरा को इन्होंने नई दशा दी। इनके द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे राज कहानी, हो सकता है क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। खिरेर पुतुल, भारतीय कला के पुनर्जागरण में उनका योगदान भी आज मील का पत्थर माना जाता है और इनका निधन 5 दिसंबर 1951 को हो गया। वहीं जो हमारा पहला ही बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग, ये क्यों हुआ था, क्वेश्चन इससे सीधे निकलते हैं। बंग भंग आंदोलन कब हुआ, 1905 में। क्यों हुआ, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल को अलग अलग असम से और 3-4 भागों में से बांटा गया था, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का खत्म करना, इस तरीके से ये आंदोलन किया था। यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक सभा बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ से मोस्ट है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। वहीं एक्सप्लोर 6 ने अंतरिक्ष से दिखाई पृथ्वी की पहली झलक, तो पृथ्वी की पहली झलक जो है वो एक्सप्लोर 6 ने दिखाई थी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैं यही कामना करती हूँ कि आप जो अपना समय दे रहे हैं, इस समय को देने से आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन हो वो यहाँ से आपको देखने को मिले। थैंक यू।